राम राम दोस्तों, आज पॉलिटी के विषय के रूप में हम आज राज्यपाल को कंप्लीट करेंगे। देखो, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है ना, राष्ट्रपति की भूमिका, उसी प्रकार राज्य में किसकी भूमिका होती है? तो राज्यपाल की भूमिका होती है। देखो, इस वीडियो में हम राज्यपाल के कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, उनकी राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनकी सेवा शर्तें कौन कौन सी हैं, नियुक्ति कैसे होती है, वो सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि राज्यपाल से संबंधित संविधान के किस भाग में ये उल्लेखित किया गया है। तो संविधान के भाग 6 में राज्यपाल से संबंधित उल्लेखित किया गया है। और आर्टिकल की देखें तो किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 153 से लगाकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका से संबंधित ये प्रावधान दे रखा है और इसी के अंतर्गत आता है राज्यपाल। ठीक है, अब हम देखें राज्यपाल की। तो राज्यपाल, देखो, वास्तव में तो ये है राज्यपाल नाम मात्र का व्यक्ति होता है, परंतु हम उन्हें क्या कहते हैं? संवैधानिक प्रमुख कहते हैं, संवैधानिक मुखिया कहते हैं या कार्यकारी मुखिया कहते हैं। परंतु वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? तो वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में होती हैं। ठीक है, तो जो भी देखो जो राज्यपाल है, उनकी जो शक्तियां उपयोग कौन करता है? अप्रत्यक्ष रूप से देखे तो उनकी शक्तियों का उपयोग जो मंत्रिपरिषद होती है या मुख्यमंत्री होते हैं वो करते हैं। ठीक है, परंतु यहां पर देखें, दूसरे रूप में देखें तो एक तो राज्यपाल जो राज्य सरकार में जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में दायित्व निभाता है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में वो दायित्व निभाता है। तो हम देखें तो ये राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, एक केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में और दूसरा राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में निभाता है। परंतु एग्जाम में पूछता है कि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री किस शक्ति का उपयोग करता है? तो राज्यपाल की शक्तियों का उपयोग करता है। ठीक है, अब हम देखो 7वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि राज्यपाल से संबंधित है, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो हम एक देख लेते हैं। तो सबसे पहले 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। ठीक है, 1956 में राजस्थान का एकीकरण भी हुआ था और नए राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ था, भाषा के आधार पर नए राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो 7वां संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 7वां संविधान संशोधन में क्या दे रखा है? पहले तो जो राज्यों की जो श्रेणियां होती थी ABCD वाली, उसको समाप्त कर दिया गया। तो नेक्स्ट में क्या किया गया था? राज्यों को अलग बांट दिया गया। दूसरा, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनको अलग कर दिया गया था। ठीक है, वो ABCD वाली परंपरा को हटा दिया। दूसरा क्या है कि जैसे हम अब राज्यपाल कहते हैं तो उससे पहले राज्यपाल को राज प्रमुख कहते थे। ठीक है, राज प्रमुख, तो वो भी पद इसमें समाप्त कर दिया गया था। तीसरा देखें तो जो पहले एक व्यक्ति ही एक राज्य का राज्यपाल हो सकता था, परंतु उसमें संशोधन कर दिया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। तो ये 7वां संविधान आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। देखो, नियुक्ति राज्यपाल की ना तो वोटिंग द्वारा होती है, ना तो जनता द्वारा चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन आपको सोचना है कि राज्यपाल का आखिरकार चुनाव होता क्यों नहीं है। ठीक है, चुनाव क्यों नहीं होता है राज्यपाल का, तो ये आपको बताना है। देखो, हालांकि भारत की जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित हमारे जो कनाडा का मॉडल है वो अपनाया गया है। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति आज्ञा पत्र जारी करता है, उनके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये प्रस्ताव लाता कौन है? तो केंद्र सरकार लाते हैं। ठीक है, तो यही इसलिए कहता है कि राज्यपाल जो केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, और उनकी कार्यकाल की बात करें, देखो कार्यकाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। अब कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है, परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये आवश्यक नहीं है। राज्यपाल को कभी भी
इस राज्य से हटा सकते हैं, वापस नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा नियुक्त कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है या केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। तो आपने समझ लिया होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। अब हम नेक्स्ट देखें कि कौन कौन सी ऐसी योग्यता होनी चाहिए जो राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल के लिए योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए, तो संविधान में 2 योग्यता दे रखी है। एक तो आपको 35 वर्ष की आयु पूर्ण करनी होगी, ठीक है, 35 वर्ष की आयु। दूसरा देखें तो भारतीय नागरिक आपको होना चाहिए, ये तो संविधान में दे रखा है। परंतु समय के साथ परंपराओं के भी अन्य परंपरा भी जुड़ी गई है। जैसे देखें तो कोई भी राज्य का ही नागरिक राज्यपाल नहीं हो सकता, ठीक है, बाहरी व्यक्ति को आपको राज्यपाल नियुक्त करना पड़ेगा। दूसरा देखें तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित मुख्यमंत्री से परामर्श लेना पड़ेगा। तो ये पालन होता है या नहीं, ये आप पे डिसाइड करता है, ठीक है। ये अक्सर पालन होता भी है, नहीं भी होता है, वो केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। परंतु संविधान में 2 देके 35 वर्ष की आयु और भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट राज्यपाल की पद की क्या क्या शर्तें हैं, ठीक है, उनको क्या क्या अधिकार मिलते हैं, क्या क्या सेवा शर्तें होनी चाहिए, नहीं तो राज्यपाल से अपना त्याग पत्र या पद नियुक्त कर सकता है। तो सबसे पहले देखो, यदि राज्यपाल बनने से पहले वो यदि संसद का सदस्य है तो ठीक है, विधानमंडल का सदस्य है तो ठीक है, परंतु जब राज्यपाल बन जाता है तो उससे पहले ये दोनों पद छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। वह न तो संसद का सदस्य हो सकता है और न तो विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। और दूसरा देखें तो लाभ का पद भी नहीं धारण किया हुआ होना चाहिए। अब लाभ का पद क्या है, तो ये संविधान में नहीं दे रखा है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग गाइडेंस में लाभ के पद से संबंधित गाइडलाइंस जारी की हैं। और तीसरा देखें तो एक राज्यपाल के रूप में उसे राजभवन भी मिलता है, उपलब्धियां भी मिलती है, विशेषाधिकार भी मिलते हैं, भत्ते भी मिलते हैं, किराया भी मिलता है, ये सारी सुविधाएं इसमें होती हैं। अब वेतन की बात करें तो राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो 3,50,000 रुपए का मासिक वेतन होता है। छोटे छोटे एग्जाम में ये पूछते हैं कि वेतन कितना होता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं, परंतु वहां पर जिस राज्य में नियुक्त होना है तो वहां शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो शपथ दिलाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं, यहाँ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि उच्च न्यायालय के मुख्याधीश नहीं है तो कोई उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए, वो उनको शपथ दिलाएगा, ठीक है। और देखो, इनको एक भी अधिकार मिलता है कि जो उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक कार्यवाही से संबंधित उनको कभी जेल में नहीं ले जा सकता और पुलिस तो कार्यवाही नहीं कर सकती, ठीक है। आपराधिक जो कार्यवाही होती है उनसे संबंधित कोई छूट दे रखी है, ठीक है। और हाँ, ये है कि जो व्यक्तिगत क्रियाकलाप से संबंधित उन पर 2 महीनों के नोटिस के बाद में उन पर कार्यवाही आरंभ की जा सकती है, परंतु फिलहाल तो यदि वो पद पर हैं तो उनके विरुद्ध कोई भी पुलिस कार्यवाही नहीं हो सकती, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम राज्यपाल की शक्तियां एवं उनके कार्यों के बारे में बात करेंगे कि राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनका वो उपयोग कर सकता है। एक तो विवेकाधिकार शक्तियां होती है, जो अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है। दूसरा, ऐसी शक्तियां है जो कि मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के माध्यम से वो शक्तियों का उपयोग करता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं। जैसे राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को अन्य देखो सैन्य शक्तियां भी प्राप्त होती है, ठीक है, कूटनीतिक शक्तियां भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो उस प्रकार जो राज्य से संबंधित जो विषय हैं उनके संबंधित क्या क्या शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम 4 भागों में बांट देते हैं। जैसे कार्यकारी शक्तियां हो गई, विधायी शक्तियां हो गई, वित्तीय शक्तियां हो गई, न्यायिक शक्तियां क्या क्या हैं, ठीक है, इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम कार्यकारी शक्ति के बात करें तो जैसे राज्य हैं तो राज्य में कोई भी औपचारिक कार्य हो तो वो किस नाम से होंगे, तो राज्यपाल के नाम से होंगे। कोई भी औपचारिक कार्य हो वो राज्यपाल के नाम से ही होंगे, ना कि मुख्यमंत्री के नाम से, क्योंकि ये कौन है, तो संवैधानिक प्रमुख है, इनके नाम से ही हर कार्य संपन्न होंगे,
ठीक है। और देखिए तो कोई मुख्यमंत्री चुन के आता है तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल ही दिलाता है। ये है क्या है, कार्यकारी शक्ति है। जैसे नियुक्तियों से संबंधित देखिए कार्यकारी शक्ति इसमें आ जाती है, जैसे महाधिवक्ता की नियुक्ति करना है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना है, राज्य लोक सेवा आयुक्त की नियुक्ति करना है, तो ये कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। परंतु देखो उसको हटाने से संबंधित राज्यपाल को शक्ति नहीं है, तो यहीं पर एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं हम। जैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त उन हटाने की शक्ति उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके समान है। जैसे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको कैसे हटाते हैं, उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। दूसरा देखिए राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल करते ही हैं, परंतु उनको हटाने से संबंधित इनमें शक्ति किसे दे रखी है, तो राष्ट्रपति को दे रखी है, ना कि राज्यपाल को दे रखी है। जब हम संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करेंगे तब उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। अब आगे देखिए मुख्यमंत्री से प्रशासनिक विधायी प्रस्ताव से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि किसी एक मंत्री ने निर्णय लिया है और अन्य मंत्रियों को पता नहीं है तो वो राज्यपाल मुख्यमंत्री के माध्यम से वो विचार मंगा सकता है, जो जिस बारे में निर्णय लिया गया है पूरे मंत्रिपरिषद को अवगत करा सकता है। राष्ट्रपति देखो एक और विशिष्ट शक्तियां है जो अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है कि यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वो संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल ये महत्वपूर्ण देख सकते हैं कि संवैधानिक आपातकाल, आप बताइए कि संवैधानिक आपातकाल किस आर्टिकल के तहत है, कमेंट में बताइए। अब हम देखें आगे तो राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं कुलाधिपति। और राज्य के विषय के कुलपति को नियुक्त कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, ठीक है। कुलाधिपति और कुलपति आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो ये हो गई हमारी प्रमुख कार्यकारी शक्तियां जो कि राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। अब हम देखें विधायी शक्ति के बारे में। देखो ये महत्वपूर्ण है। विधायी शक्ति मतलब कोई भी विधानमंडल में जो भी कार्य होता है, चाहे सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित हो, सत्र को बुलाना है विधानसभा में, या उनके चुनाव के बाद की कौन कौन सी जो क्रिया होती है वो सभी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है। तो वो राज्यपाल को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, तो वो हम सबसे पहले देखें तो जो विधानसभा होती है, तो विधानसभा में सत्र को आहूत या सत्र को बुलाना कौन बुलाता है, तो राज्यपाल बुलाता है। सत्रावसान विघटन ये कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है, ठीक है। परंतु उनके पीछे की शक्तियां मतलब जो मंत्रिपरिषद होती है, मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा राज्यपाल को बताया जाता है, फिर उनके बाद में ये घोषणाएं की जाती है, परंतु शक्तियां विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। दूसरा देखें तो जैसे ही विधानसभा का नए सदस्य चुन के आते हैं, तो चुन के आने के बाद प्रथम जो बैठक होती है उससे पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं, अभिभाषण देते हैं। और प्रतिवर्ष जो बजट सत्र आता है ना, तो फरवरी में, ठीक है, फरवरी मार्च, तो उससे पहले राष्ट्रपति अपनी सरकार को संबोधित करते हैं विधानसभा में, ठीक है। तीसरा देखें जो यदि कोई विधानसभा में विचाराधीन विधेयक हैं उन पर संदेश राज्यपाल भेज सकता है। यदि और भी देखें तो जैसे राज्य विधानसभा है उनमें विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की खाली सीटें पड़ी है तो उनको नियुक्त करने का कार्य कौन करता है, किसी सदस्य को नियुक्त कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर राज्य विधान परिषद अभी आप बताइए कि विधान परिषद कितनी है देश में। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद में राज्यपाल का अधिकार होता है कि वो वहां पर छठवें भाग को राज्यपाल उस सदस्य को नियुक्त करता है राज्य विधान परिषद में। जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा से संबंधित व्यक्ति हैं तो उनको यहाँ पर नियुक्त करता है। और विधानसभा के लिए विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय का एक सदस्य नियुक्त करता है, ठीक है, विधानसभा में। तो वो कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और राष्ट्रपति कितने करते हैं, तो 2 करते हैं। अभी आपको ये बताना है कि ये अभी प्रावधान है या संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है, ठीक है। और लास्ट में देखें, यदि विधानसभा में सदस्य चुन के आते हैं, उनकी योग्यता अयोग्यता से संबंधित निर्णय कौन लेता है,
कि भाई ये अयोग्य है या नहीं, तो उसके संबंधित निर्णय कौन लेता है, तो राज्यपाल ही लेता है। उससे पहले वो निर्वाचन आयोग से परामर्श करेगा, फिर बाद में वो निर्णय लेगा। ठीक है, तो ये विधेयक शक्ति, इसमें देखो मैं एक महत्वपूर्ण देखेंगे कि कोई भी विधेयक पारित करना हो तो राज्यपाल की क्या क्या भूमिका होगी, वो हम अब आगे देखेंगे। अब हम विधेयी जो विधायी शक्तियां हैं उसी के अंतर्गत देखो राज्यपाल को बहुत बड़ी यहाँ पर शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे हम वीटो शक्तियां कह सकते हैं, वो प्राप्त होती हैं। ठीक है, सेम टू सेम जहां पर संसद में कोई विधेयक पारित होता है उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है, उसी प्रकार विधान मंडल में कोई विधेयक पारित होता है उसके बाद हस्ताक्षर के लिए कहां पर जाता है, तो राज्यपाल के पास जाता है। तो यहाँ पर राज्यपाल को 4 अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो देखो कोई भी विधेयक या कानून लाना है तो सबसे पहले कहाँ लाएगा, तो राज्य विधानमंडल में लाएगा, और राज्य विधानमंडल में पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, तो राज्यपाल के पास जाएगा। अब राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां है उससे संबंधित, या तो उस विधेयक को स्वीकृति दे दे, यदि स्वीकृति दे तो वो क्या बन जाएगा, पहले ही कानून बन जाएगा। और दूसरा देखे तो वो जो विधेयक उसके पास आया है वो उसको क्या कर सकता है, अनिश्चित काल के लिए रोक भी सकता है। ठीक है, और तीसरा देखें, यदि राज्यपाल को लगे कि उस विधेयक में कोई संशोधन करना है या पुनर्विचार के लिए देना है तो वो वापस विधानमंडल को वापस प्रेषित कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। परंतु एक बात आपको ध्यान में रखनी, यदि विधानमंडल उन पर पुनर्विचार करके कोई संशोधन करके वापस राज्यपाल के पास भेजते हैं, वापस राज्यपाल के पास भेजते हैं, या नहीं करके भी वापस राज्यपाल के पास भेजते हैं, तो उन पर पुनर्विचार के बाद उनको स्वीकार करना बाध्यकारी है, राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करना बाध्यकारी है और वो कानून बन जाएगा। और चौथी कंडीशन देखें तो चौथी कंडीशन, यदि कोई विधेयक विधानमंडल से राज्यपाल के पास आया है और यदि वो राष्ट्रपति के पास भेजता है, देखो ऐसी जो कंडीशन होती है जैसे केंद्रीय सूची से संबंधित है या ऐसा विषय जो केंद्र को भी इफेक्ट करता है, जैसे उच्च न्यायालय की जो शक्तियों से संबंधित हो, केंद्र सूची से संबंधित कोई विषय से संबंधित ऐसा कानून बना दिया था, तो वो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकता है उस विधेयक को। यदि एक बार राष्ट्रपति के पास राज्यपाल द्वारा भेज दिया गया तो उसके बाद उस विधेयक से संबंधित राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट विधानमंडल से डायरेक्ट राष्ट्रपति की भूमिका रहती है। यदि वो विधेयक डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति उसको या तो स्वीकार कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस विधानमंडल में भेज सकते हैं। अब पुनर्विचार के लिए भेजे तो यहाँ पर तो क्या है, राज्यपाल पुनर्विचार के लिए भेजे तो यहाँ पर क्या है, बाध्यकारी वापस साइन करना ही पड़ेगा, कानून बन जाएगा। परंतु राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति उनको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, कितने भी बार भेज सकता है, परंतु ये बाध्यकारी नहीं है स्वीकार करे, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो ये आपको देखो विधायी जो प्रक्रिया है ये भी आपको समझ में आ गई होगी, प्रक्रिया कैसे कानून बनता है, राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां उसे स्वीकार करे या रोक के रखे, पुनर्विचार के लिए भेजे या राष्ट्रपति के पास भेजे, ये राज्यपाल पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गई। देखो राज्यपाल की और भी देखो विधेयक से संबंधित जो विधेयक ला सकता है, जैसे कोई भी ऐसा कानून यदि कोई विधानमंडल की सत्र नहीं चल रहा है और अकस्मात कोई कानून लाना पड़े तो वो विधेयक के माध्यम से राज्यपाल कानून बना सकता है। फिर बाद में 6 सप्ताह के भीतर वो दो विधानमंडल है उनमें स्वीकृत कराना आवश्यक है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, विधेयक से संबंधित भी शक्ति उनके पास है, जैसे राज्य वित्त आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक है, उनकी जो रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल के माध्यम से कहाँ, विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। जो रिपोर्ट ये देते हैं राज्य वित्त आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, नियंत्रण महालेखा, इनकी जो रिपोर्ट राज्यपाल के पास जाती है ये राज्यपाल को प्रस्तुत करता है और राज्यपाल फिर विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं या विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। अब हम देखें वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी कि राज्यपाल के पास धन से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां हैं वो हम देखेंगे। देखो सबसे पहले जो भी बजट प्रस्तुत करते हैं, जैसे
फरवरी मार्च में बजट प्रस्तुत करते हैं राज्य। तो पर जो प्रस्तुत करने के आदेश कौन देता है, तो राज्यपाल देता है। ठीक है, बजट प्रस्तुत कराना के। और दूसरा देखें तो जो धन विधेयक होता है, तो धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही वो विधान सभा या विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। और अनुदान, किसी को अनुदान देना है तो राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद या अनुमति के बाद ही वो अनुदान दिया जा सकता है। जैसे आकस्मिक निधि, इसमें से कोई धन निकालना है तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना यहाँ से धन नहीं निकाला जा सकता। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल करता है वित्त आयोग। अब वित्त आयोग किससे संबंधित है, जैसे हमारी नगर पालिका है, पंचायत हैं, उनसे संबंधित जो वित्त है आवंटन करना है, उससे संबंधित जो आयोग गठन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो ये है वित्तीय शक्तियां, जैसे बजट प्रस्तुत कराना है सरकार द्वारा, और धन विधेयक को पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान से संबंधित जो है, आकस्मिक निधि से धन निकालना है, तो ये सारी शक्तियां किसके प्राप्त हैं, तो राज्यपाल को प्राप्त हैं। ठीक है, ये हो गई वित्तीय शक्तियां। अब न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करें कि न्यायिक कौन कौन सी है, कि वो जैसे बात करें तो न्यायिक शक्तियां हमेशा राज्य सूची के विषय से संबंधित ही आपको देखने को मिलेगी। यदि केंद्र का विषय है परंतु उसमें राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो केंद्र का विषय है तो वो राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है। परंतु न्यायिक शक्ति में देखें तो राज्यपाल का क्या क्या जो अधिकार हैं, जैसे कोई दंड दिया गया है तो उसको क्षमा कर सकता है, परिविलंबन कर सकता है, दंडादेश को निलंबन कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, मतलब उसको छोटा कर सकता है। यदि किसी को 10 वर्ष की सजा दी गई तो 2 वर्ष 5 वर्ष कर सकता है। परंतु एक नोट करने वाली बात है, जो कि राष्ट्रपति को अधिकार है परंतु राज्यपाल को अधिकार नहीं है। देखो, यदि किसी न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया है तो उसको राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता, मृत्युदंड को क्षमा नहीं करता, बाकी सब कुछ कर सकता है, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। यदि मृत्युदंड दिया है तो उसको मृत्युदंड जो दिया गया है उसको लघुकरण किया जा सकता है, मतलब उसमें कानून जो मृत्युदंड दिया है उसको कम कर सकता है या उसको हटाकर अन्य सजा दी जा सकती है, परंतु मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मतलब माफ नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछ रखा है एग्जाम। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से ही होती है। ठीक है, और नियुक्ति कौन करता है उच्चतम न्यायालय की, तो राष्ट्रपति करते हैं, परंतु उनकी भी राज्यपाल से ही परामर्श लिया जाता है, राज्यपाल से। और दूसरा देखें, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय न्यायाधीश के परामर्श के बाद में ही नियुक्ति करते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, परंतु यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से क्या लेते हैं, परामर्श लेने के बाद ही वो नियुक्त करता है। तो ये हो गई न्यायिक शक्तियों के बारे में। ठीक है, अब हम राज्यपाल की जो संवैधानिक विवेकाधिकार है, मतलब अपने विवेक के अनुसार कौन कौन सी निर्णय ले सकता है, जो कि संविधान के अंतर्गत दे रखा है कि राष्ट्रपति के यदि कोई उसके पास विधेयक आता है तो वो अपने स्वयं विवेक के अनुसार राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, वो मैंने पहले आपको बताया है। देखो, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, यदि संवैधानिक आपातकाल लगाना है तो सिफारिश कौन करेगा, वो अपने विवेक पर निर्भर करता है कि राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना है या नहीं। यदि पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जैसे एक राज्य का भी दायित्व है परंतु साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश का भी दायित्व है, तो वो बतौर प्रशासक के रूप में वहां पर कार्य कर सकता है। ठीक है, और देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में राज्यपाल को एक अतिरिक्त शक्ति दी गई है कि वहां पर जो खनिज उत्खनन रॉयल्टी होती है वो जनजातीय परिषद में कितनी राशि वितरित करनी है, वो भी राज्यपाल का सविवेक अधिकार प्राप्त होता है। अब राज्य के विधान परिषद और प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकता है। जो भी जानकारी लेना है उस सरकार से संबंधित तो वो मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई संवैधानिक विवेकाधिकार। अब हम देखें राजनीतिक विवेकाधिकार क्या होता है। ठीक है, अपने विवेक अनुसार कार्य करता है। जैसे राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, कभी
सरकार संकट में आ जाती है, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना है, तो वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेते हैं। तो कौन कौन से निर्णय लेते हैं? जैसे अपूर्ण बहुमत, जैसे कोई विधान सभा है तो उसमें अपूर्ण बहुमत की स्थिति हो जाती है, तो उस समय राज्यपाल क्या निर्णय लेता है? मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने से राज्य विधानसभा को विघटन करना है या नहीं करना है, या नई विधानसभा का गठन करना है या नहीं करना, वो संबंधित राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है। यदि कोई अचानक मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, अब देखें छठी अनुसूची से संबंधित राज्यपाल को भी विशेषाधिकार दे रखा है। तो ये छठी अनुसूची बहुत लंबी है, तो मैं एक बार अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। ठीक है, यदि किसी को भी देखो विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद को भी बर्खास्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी विधानमंडल हो या विधानसभा हो, तो उसमें बहुमत होना आवश्यक है। बहुमत, तो बहुमत 51% आपको बहुमत होना आवश्यक है। यदि आपके पास 51% बहुमत नहीं है, यहाँ पर सदस्य 51% आपको प्राप्त नहीं हुए, तो आप विश्वास मत हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव भी एक होता है। उसके तरफ यदि अविश्वास प्रस्ताव के तहत आपकी सरकार गिर जाती है, तो आपकी सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी बर्खास्त हो सकती है। तो ये राजनीतिक विवेकाधिकार जो राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है, ये राज्यपाल पर निर्भर करता है। अब हम अंत में देखें राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिनको अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो वो हम एक बार देख लेते हैं, या आपको एक बार में याद नहीं होने वाले, आपको 2-3 बार आपको देखेंगे तो आपको अवश्य याद हो जाएंगे। देखो इसको ये रटने वाले विषय हैं, तो आपको यहाँ पर रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो हम आर्टिकल 153 की बात करें तो यह राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया। अब 152 क्या है? तो राज्य की परिभाषा दे रखी है कि राज्य की क्या परिभाषा है। ठीक है, अब आर्टिकल 154 देखें तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताया गया। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है 155। ठीक है, नियुक्ति से संबंधित। 156 की बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित है। तो कार्यकाल कितना होता है? तो कोई निश्चित नहीं है, परंतु फिक्स देगा तो 5 वर्ष हम देख सकते हैं। 157 की बात करें आर्टिकल, तो राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, वो इसमें दे रखा है। 158 की बात करें राज्यपाल कार्यालय की क्या दशा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु ये आपको ध्यान में रखना है। शपथ से संबंधित 159 ये आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है? तो शपथ से संबंधित। आर्टिकल 160 से संबंधित आकस्मिक स्थिति पर राज्यपाल के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, आकस्मिक स्थिति से संबंधित, यह भी ध्यान में रखना है। राज्यपाल की जो समाधान शक्तियां हैं वो 161 एग्जाम में पूछ रखा है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, 163 की बात करें मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग सलाह देना। ठीक है, और 164 की बात करें मंत्रिपद से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे मंत्री नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन। ठीक है, ये 100 कितने में दे रखा है? तो 164 में दे रखा है। अब 174 की देखें तो राज्यपाल होता है वो राज्य विधायिका का 17वां का भंग होना, इससे संबंधित प्रावधान दे रखे हैं। तो 174 भी आपको ध्यान में रखना है। 176 देखें तो राज्यपाल का विशेष संबोधन होता है। जैसे हर एक कोई विधानसभा गठित होती है, तो उसके बाद में उसके गठन के बाद प्रथम जो सभा होती है, तो उससे पहले राष्ट्रपति क्या देता है? विशेष संबोधन देता है। तो 176 के अंतर्गत दे रखा है। आर्टिकल 200 देखे तो विधेयकों पर सहमति से संबंधित है। विधेयक पर के राज्यपाल उस विधेयक पर सहमति देते हैं या नहीं देते, विधेयक पर सहमति से संबंधित है। और जब यदि सहमति नहीं दे वो राज्यपाल के राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो वो किस आर्टिकल के तहत है? तो 201। ये भी एग्जाम में पूछ रखा है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के पास भेजता है तो किस आर्टिकल तक? तो 201 के तहत। अब लास्ट में देखें तो 213 देखें तो राज्यपाल क्या दे सकता है? अध्यादेश। ये भी इंपॉर्टेंट है 213। ठीक है, अध्यादेश से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित। अब राष्ट्रपति के कौन से अध्यादेश से संबंधित है आपको बताना है, 1, 2, 3, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आर्टिकल 217 की बात करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित राज्यपाल
से राष्ट्रपति द्वारा सलाह ली जाती है कि भाई उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, परंतु उनकी सलाह किससे लेंगे, तो राज्यपाल से भी सलाह लेंगे, परंतु बाध्यकारी वो आपको एक अलग विषय हो जाता है। आर्टिकल 233 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित हैं। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेते हैं। तो ये सभी राज्यपाल के संबंधित मैं समझता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए राज्यपाल से संबंधित, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान के राज्यपाल हुए हैं उससे संबंधित सूची लेके आऊँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।